कहते हैं आज की डेट में उस चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। हाँ यस देखिए अगर उनमें दम है तो मुझे निकाल दे पार्टी। वो राजी नहीं है टेबल टॉक करने के लिए कि इशफाक जब्बार साहब उनके लिए बैठने के लिए राजी हैं? आपने कहा कि शेर कश्मीर के एजेंडे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जी। तो रुकावट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्यों कर रहे हैं आखिर? मिस्टर है। वहाँ पे फारूक साहब का भी नाम आप ले सकते हाँ फारूक साहब भी हमारे हैं, क्यों नहीं, वो हैं। आपने हमारे नाम नहीं लिया फारूक साहब। हुआ होगा उस वक्त, नहीं वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क आपको नहीं पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ता? आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे निकाब पहन के बैठे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी सतह को तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल मैं प्रूफ करके दे सकता चाहता हूँ। अगर उनमें ताकत है मेरे सामने आए, मुझे सामने फेस करे, मैं बताऊं इशफाक जब्बार जब बोलेगा तो पूरा लावा अंदर से बाहर आएगा। मतलब इशफाक जब्बार साहब ने काफी राज अपने अंदर छुपाए बैठे। 100% जब ये बोलेगा तो से मैं कहा कि अब से इशफाक जब्बार जो है वो ईमानदारी से काम करेगा। इसका मतलब क्या समझे कि इशफाक जब्बार साहब ने इससे पहले अच्छे से काम नहीं किया? जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे कोई जलसा होता है या खिताब होता है तो उसी दिन इशफाक जब्बार अपना प्रोग्राम दूसरी जगह रखते हैं। इतनी क्या नाराजगी है कि जबकि पार्टी प्रेसिडेंट ओहदे से क्यों उतारा गया? मेरे लिए कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मायने नहीं रखता है। मैंने खुद उमर साहब को कहा, मैं घर गया हूं। जलसा आपका देखा था जिसमें आपने कहा था कि हमारी पहचान अमित शाह जी तक है, हमारी पहचान एलजी साहब तक है, इशफाक जब्बार को नाम बनाने की जरूरत नहीं है। ये समझने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी सीनियर रहनुमाओं का नाम छोड़कर आप एलजी साहब और अमित शाह जी यानी कि दूसरी पार्टी के बंधु का नाम ले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी कोई भी लीडर एलजी साहब तक नहीं पहुंचे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी तक नहीं पहुंचे, तो इशफाक जब्बार डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के रहने वाले इतनी दूर कैसे चले जाते? हाँ ये सियासत उरूज पर है और सियासत के चलते अगर कोई बयानबाजी ना हो तो सियासत बिल्कुल जो है मुकम्मल नहीं है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बात करें, आए दिन हमेशा बयानबाजी होती है और बयानबाजी में आपको बता दूं कि नए हुक्मनामों पे बात करें या फिर इलेक्शंस को लेकर बात करें। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर एमएलए शेख इशफाक जब्बार। इनके टेनओवर में किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ रुझान बढ़ाया और किस तरीके से ये इस वक्त की सियासत को देखते हैं, मजीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने की। शुक्रिया। इशफाक साहब सीधा सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से एक फैसला लिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से कि जम्मू कश्मीर में अब डिपार्टमेंटल स्टोर पे बियर और वाइन जो है वो आम बिकेंगी, तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या ये फैसला किसी हद तक सही है या गलत है? देखिए जहाँ तक इस सेल ऑफ बेवरेज ये जो लिक्विड बेवरेज यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, ये तो बेहद अफसोसनाक फैसला है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहता नशा मुक्त भारत, आज पूरा देश इस पे लगा हुआ है। जब बिहार जैसी स्टेट या गुजरात जैसी स्टेट शराब पे पाबंदी लगा सकती है, तो जम्मू कश्मीर तो एक सूफियों की ज़मीन है। जम्मू अगर देखे तो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो ये बहुत ही पवित्र जगह है जम्मू कश्मीर जो देखा गया है। और यहाँ लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा विश्वास है इन चीज़ों पे और इन पे यकीन रखते हैं। एज एमएलए मैंने यहाँ एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव की थी कि शराब पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, और जिस पे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी की थी। जनाब सरूरी साहब थे उस वक्त के एमएलए, उन्होंने भी मूव की थी। हमारी क्लब की गई थी बिल, जो आज प्रदेश के जिनको भाजपा के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, उन्होंने भी सपोर्ट की थी और वो बिल इंट्रोड्यूस हुई थी असेंबली में, जिससे आपको सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाए ये किस मज़हब में किस तरीके से जायज़ है। और हमारे वोमेन फोक पे जिससे अत्याचार बढ़ जाए, उन पे वायलेंस बढ़ जाता है इन चीज़ों से, तो ये कौन से इस्लाम में कौन से धर्म में है? तो हमें अपनी माओ बहनों की अगर रक्षा करनी है तो हम तो आज रोज़ गवर्नमेंट की तरफ से रैलियाँ निकलती है नशा मुक्त भारत। अगर हम नशे के नाम पे अपनी इकॉनमी को बढ़ाना चाहे, कहेंगे इससे रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। इसके बगैर भी लोगों की आस्था है जम्मू कश्मीर में। यहाँ हम पिलग्रिमेज टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ लोग आना चाहते हैं आप जिस तरीके से, लेकिन अभी तक मुझे लगता है जितना हमारा टूरिज़्म में पोटेंशियल है, अभी आपने 50% भी उसका आपने उसको लोगों के सामने नहीं लाया। तो अगर उन चीज़ों को, मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो मेरी ये तो बहुत ही गलत बात है। इसको जल्द अज जल्द इस फैसले को रिवोक होना चाहिए, और आपके चैनल की वसादत से भी हम यही कहना चाहेंगे, तो ये हरगिज़ यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा, और हम इस पे जितनी हो सके हम हर स्टेज पे इसकी मुखालफत करेंगे। खैर जब्बार साहब, एक और सवाल रहेगा। सियासत जो चल रही है, आए दिन हमेशा बयानबाजी होती है। कल भी जो है PAGD की जानिब से जो है एक मीटिंग तश्कील दी गई। इस वक्त की सियासत को डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से आप एक ऐसा चाह रहे हैं जिसे लोग जो है बाज़ाब्ता तौर पसंद करते हैं, जिसे लोग जो है बाकायदा तौर पर सही मानते हैं, तो आज की सियासत को इशफाक जब्बार किस नज़रिए से देखते हैं? चाहे PAGD की बात करें, चाहे आज़ाद साहब की पार्टी की बात करें, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है ये बहुत ही पेचीदा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी तक जिस तरीके से हमारे लीडरों को भी इसके सामने आना चाहिए था टाइमली, वो नहीं आ सके। वही वजह है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत ही, मैं समझता हूँ, कमज़ोर को छोड़िए बहुत ही बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई रहनुमाई नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए तो हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के सरबराह को इतनी मिन्नतें की थी कि भाजपा के साथ आप हाथ मत मिलाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस प्लस इंडिपेंडेंट्स आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है, और भाजपा अंदर आएगी तो हमारे जो ताना बाना है, जो हमारा तशख्खुस है, उस पर सवाल या निशान लग जाएगा। लेकिन अल्लाह मगफिरत करे मरहूम मुफ्ती साहब को, उन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है। उनके एक मिनिस्टर ने ये तक कहा कि जो इनके स्पोक्स पर्सन थे नईम अख्तर साहब, ये एक स्केयर डॉक्यूमेंट है जो एजेंडा ऑफ अलायंस है। अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है, मुकद्दस तो हमारा कुरान मजीद है, आपका गीता हो सकता है, बाइबल हो सकता है, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा कभी मुकद्दस नहीं हो सकता है। वो जो इन्होंने वो फैसला कहाँ गया फिर? तो ये चीज़ें हैं जो एक तवारीखी हिस्टोरिकल गलतियाँ है, जो लम्हों ने खता की तो सदियों को अब सज़ा पानी है। तो ये चीज़ें अब हमें फेस करनी है। अब मेरे यही है कि एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है इस वक्त जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको या तो कोर्ट पे फैसला छोड़ना है, नहीं तो किसानों की तरह आपको डट जाना है। 14 महीने उन्होंने स्ट्रगल की, 900 किसान शहीद हो गए और सरकार को झुकना पड़ा। उस फैसले के लिए न तो उस चीज़ के लिए न तो कोई सियासी पार्टी तैयार है आज की डेट में। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं तैयार? नहीं, आप बताइए। हाँ, सारी पार्टियां यही कह रही है कि हम पुरअमन तौर इसका हल चाहते हैं। हमने कोर्ट पे फैसला छोड़ा है। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, कोई भी पार्टी हो, तो वो किसानों वाला आंदोलन तो कोई आज की डेट में करने को तैयार नहीं है। वहाँ 900 लोग शहीद हो गए, उनके ऊपर बहुत से ट्रैक्टर चलाए गए, बहुत बड़े बड़े लोग, तो वो सर्दी गर्मी में वहाँ डटे रहे बॉर्डरों पे, तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। तो वो उस चीज़ के लिए आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई तैयार है। खैर जब्बार साहब, एक और सवाल रहेगा। सवालिया निशान आप पे भी खड़े होते हैं बहुत सारे। जिस तरीके से आए दिन हमेशा ये दावा होता है कि इशफाक साहब जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी कर ली है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आपसे रायदगी हुई है या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर भाग रहे हैं? नहीं, ना तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भागा हूँ, ना तो मैं भागने वाला हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और मैं यही, हाँ, घर में भी अगर 4 बंदे होते हैं तो उनमें भी कभी कभी इख्तिलाफ राय हो। क्या रहेगा? इख्तिलाफ है, मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ। मैं शेरी कश्मीर का जो एजेंडा है, मैं उसको आगे, मैं हमेशा यही कोशिश है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो हमारे आगे जो छोड़ा है, जो आयन असासिया जिसको कहते हैं, आज की डेट में उस चीज़ की धज्जियां उड़ा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। हाँ, यस। तो जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का ABC का नहीं पता, आज वही ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स है, जिन्होंने जेलें खाई है, जिन्होंने शेर कश्मीर के साथ शाना बशाना काम किया है। 4-5 पीढ़ियाँ जिनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजरी है। आज किसी का बेटा एक पार्टी में है तो बाप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, भतीजा एक पार्टी में है तो मामा दूसरी पार्टी में है, तो जीजा एक पार्टी में है तो साला एक पार्टी में है। ऐसा ये जो डबल पॉलिसी है, इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। और जो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो आने चाहिए। जो आज की डेट में मैं समझता हूँ
जो हेलम ऑफ अफेयर्स, जो ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स हमारी पार्टी के बैठे हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूर दूर का पता नहीं। और मुझे लगता है उनको प्लांट किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए वो लीडरशिप को गलत फैसले गलत तरीके से वो ये करते हैं, उनको प्लीड, और लोगों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सही सिपाही है उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, ये भी समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों में यहाँ बसती है, लेकिन जो यहाँ लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी गलत फहमी के शिकार तो नहीं है। आज की डेट में जो लोग हैं, जो असली ग्रास रूट लेवल कहाँ है, आज कौन लोग हैं? आपने कहा कि शेर कश्मीर के एजेंडे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जी। तो रुकावट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्यों कर रहे हैं आखिर? मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो लोग लीडरशिप के दाएं बाएं बैठे हैं वो गलत तरीके से प्लीड कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी में ज़रूरत है, मैं कुछ बातें जो मैं मीडिया को नहीं कहना चाहता हूँ, अगर उनमें ताकत है मेरे सामने आए, मुझे सामने फेस करे, मैं बताऊं कि पार्टी में कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, पार्टी में कौन लोग हैं जो पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिन लोगों ने पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जो कहीं न किसी कॉर्नर में किसी के हमारे दुश्मनों के साथ मिले हैं, हमारे अपोजिशन के साथ, जो पार्टी जिन्होंने बहुत कोशिशें की पिछले 3-4 सालों में पार्टी को नुकसान पहुंचाने की। तो लेकिन लीडरशिप सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसका आप देख रहे हैं गांदरबल में एक बहुत ही बड़ा इस वक्त फुकदान है जो इस वक्त यहाँ चल रहा है। तो वो वही वजह है कि पार्टी के लीडरशिप उस पर सीरियस नहीं मुझे नज़र आ रही है। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे निकाब पहन के बैठे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी सतह को तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ, मुझे बताए। ये दावा है आपका? 100% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखिए अगर उनमें दम है तो मुझे निकाल दे। वो राजी नहीं है टेबल टॉक करने के लिए कि इशफाक जब्बार साहब उनके लिए बैठने के लिए राजी? देखिए इशफाक जब्बार एक खुली किताब है, गांदरबल के लोगों को पता है इशफाक जब्बार क्या है, एवं हर कोई मुझे जानता है। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम लोगों का काम करते हैं, हम यहाँ के नौजवानों की धड़कनों में बसे हैं, हमें वो कोई सिखा नहीं सकता। और मेरे वालिद ने 14.5 साल शेर कश्मीर के साथ जेलों में गुजारे, मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, तो आपका रोल क्या है। सिखा कौन रहा है? मतलब कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता है। जो वो लोग हैं जो आज की डेट में अपने आप को बड़े वो तुर्रम का बड़े सीनियर लीडर समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हम इन पे यकीन नहीं रखते। हाँ ठीक है, पार्टी को जो लीडर अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सभी को एक साइड कर लीजिए जो पुराने लोग हैं, लेकिन एक बैलेंस कीजिए। आप पार्टी में जब तक आप ओपिनियन ऑफ डिफरेंस तो हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं है डिसेंट है, हम कोई बागी हो गए हैं। अपनी खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे तवज्जो नहीं फरमा रही, क्या ये बात किस हद तक सही है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तवज्जो नहीं फरमा रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे तवज्जो नहीं फरमा रही? देखिए मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी के साथ लोग हो, जो लोगों में बैठा उसको कोई टेंशन नहीं है, और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, सुखी हूँ लोगों के साथ, लोगों के दिन रोज़मर्रे के साथ। आप देखते हैं कितने लोगों के साथ। अब ये नहीं कि मैं रोज़ ट्वीट करता हूँ इतने लोगों से मैं मिला, इतना मैंने किया, वो लोगों को पता है, वो उस दिन पता चलेगा जब ये एक सैलाब है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसको ये 2-4 ज़रख़दीदे लोग आप इधर से उधर टिट करके इशफाक जब्बार दूसरा पैदा करना बहुत मुश्किल है, गांदरबल में नामुमकिन है, इसमें सालों लग जाएंगे, ये भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे कोई जलसा होता है या खिताब होता है तो उसी दिन इशफाक जब्बार अपना प्रोग्राम दूसरी जगह रखते हैं। इतनी क्या नाराज़गी है कि जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा आके यहाँ पे लोगों के साथ खिताब रखते हैं तो इशफाक जब्बार उसी दिन दूसरा प्लान करते हैं? नहीं देखिए, मैंने तो कोई प्लान नहीं किया, ना तो मैंने कोई जलसा आज तक किया जब हमारे पार्टी। हाँ ये है कि देखिए, जब आपको पार्टी ने जो आपका होस्ट है वो आपको नहीं बुलाए तो आप बिन बुलाए थोड़ी जा सकते, तू मान या ना मान मैं तेरा मेहमान। मतलब नज़रअंदाज ही कर रहे हैं आप? मुझे नहीं, अगर पार्टी लीडरशिप कहीं से मुझे बुलाती है, लेकिन जो होस्ट है
آپ کے گھر میں شادی ہے, آپ نے مجھے بلاؤ گے تو آپ کا رشتہ, آپ کا کوئی بڑا وہ تھوڑی بات ہے. اور میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا. ہاں اس دن وہ ایک آفیشیل فنکشن تھا, میرا تو نہیں تھا, وہ ایک سرکاری فنکشن تھا اس دن, انہوں نے کیا. بٹ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, لوگوں کا کام کر رہا ہوں. آپ نے آج تک نہیں دیکھنا تو میرا کوئی بیان آتا ہے کوئی پالیٹکس کو لے کے. میں صرف ڈیولپمنٹل کام کے لیے بولتا ہوں. باقی جس دن میں سیاست کروں گا اس دن پوری جموں کشمیر دیکھے گا کہ اشفاق جبار جب بولے گا تو پورا لاوا اندر سے باہر آئے گا. مطلب اشفاق جبار صاحب نے کافی راز اپنے اندر چھپائے بیٹھے. 100%. جب یہ بولے گا تو پورا جموں کشمیر ہل جائے گا. نیشنل کانفرنس کو بھی اس سے تھوڑا فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کو فرق پڑے گا, لیکن میں سچائی بولنے سے ڈرتا نہیں ہوں. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نیشنل کانفرنس سے علیحدگی اختیار کرنے والے. نہیں, سوال ہی نہیں ہے. میں جب تک ہوں اگر میں نیشنل کانفرنس سے جڑا ہوں, اگر نہیں بھی جڑا, اگر کوئی ڈفرینسز ہوئی, میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کروں گا. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ 100%. میں جو ہم نے پہلے بھی کہا, ہم شیر کشمیر کے ایجنڈے کے ساتھ ہے. جو شیر کشمیر نے یہاں ایک جموں کشمیر کو ایک جہالت سے نکالا, جو شیر کشمیر نے لینڈ ٹو ٹیلر کیا, جو تعلیم یہاں دی, ہم اس کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی. اور ہم کیوں جائے کسی, مجھے کیا ضرورت ہے کسی پارٹی سے جو, آپ مجھے یہ بتائیے مجھے کون سی ضرورت ہے کہ اشفاق جبار کو تھوڑی اپنی پہچان بنانی ہے تو کوئی پارٹی کا سہارا لینا ہے. اشفاق جبار کو سبھی جانتے ہیں, کنگن کے لوگ بھی جانتے ہیں, سری نگر کے بھی جانتے ہیں, اور گاندربل کے بھی جانتے ہیں. یہ آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. خیر, یہ آپ نے ظاہر کر دیا کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو نیشنل کانفرنس کے بغیر اور کسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. نہیں, سوال ہی نہیں ہے. ایک اور سوال آپ سے رہے گا, جب بھی آپ جلسہ کوئی کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم ایک جلسہ آپ کا دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہماری پہچان امت شاہ جی تک ہے, ہماری پہچان ایل جی صاحب تک ہے, اشفاق جبار کو نام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اپنی پارٹی سینئر رہنماؤں کا نام چھوڑ کر آپ ایل جی صاحب اور امت شاہ جی یعنی کہ دوسری پارٹی کے بندوں کا نام لے رہے ہیں. نہیں, امت شاہ کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے. امت شاہ ہمارے ہوم منسٹر ہے, مودی جی ہمارے پرائم منسٹر ہے. فاروق صاحب کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں. فاروق صاحب بھی ہمارے ہیں, کیوں نہیں, وہ ہمارے نام نہیں لیا. فاروق صاحب ہوا ہوگا اس وقت, نہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن فرق آپ کو نہیں پڑتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو نہیں پڑتا؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس یا یہ اس سے کوئی, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نیشنل کانفرنس کے جڑا ہوں, بالکل میں نے چھوڑی. اس ٹائم آپ کو نام جو ہے اپنے پارٹی اپنے جی اس وقت آپ کو اپنے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نام لینا تھا, اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا چھوڑ کے آپ امت شاہ پہنچ دکھا رہے ہیں. آپ دکھا رہے ہیں کہ ایل جی صاحب تک میری پہنچ ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا لوگوں کو ڈرانا تھا یا پھر نیشنل کانفرنس کو یہ جتانا تھا کہ میری پہنچ کہاں تک ہے؟ نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ ہو. دیکھیے سب سے بڑی پہچان لوگ ہوتے ہیں. اگر میں صحیح ہوں تو لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں. نہ تو میں کوئی ایجنسی کا بندہ ہوں, نہ تو میں بھاجپا کا ہوں, نہ تو میں کلیئر پہلے کر دینا. پہنچ آپ کی کیسے؟ اگر باقی نیشنل کانفرنس کے باقی کوئی بھی لیڈر ایل جی صاحب تک نہیں پہنچے, ہوم منسٹر امت شاہ جی تک نہیں پہنچے, تو اشفاق جبار ڈسٹرکٹ گاندربل کے رہنے والے اتنی دور کیسے چلے جاتے؟ ہاں, یہ دیکھیے میں لوگوں کے کام کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں, جہاں مجھے علاقے کے لیے. دیکھیے ہمارا گاندربل اس وقت آپ کو سیکٹریٹ میں میرے یہ کیوں نہیں آپ بولتے ہیں کہ اشفاق جبار کے بغیر کوئی کشمیر کا ایم ایل اے سیکٹریٹ میں نہیں جاتا. آج میں چپراسی کے پاس بھی جاتا ہوں لوگوں کے کام کے لیے. میں ایون کوئی بھی ہو میں جاتا ہوں لوگوں گاندربل کے. اور آپ سیکٹریٹ میں کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اشفاق جبار کے بغیر کوئی آیا 2019 کے بعد سری نگر یا جموں کے سیکریٹری لوگوں کے لیے. تو گاندربل ایک پولیٹیکلی بہت ہی حساس علاقہ ہے. انہوں نے سی ایم دیکھے ہیں, منسٹر دیکھے ہیں. تو یہاں سیاست کرنا اور کسی کو سکھانا آپ کیا سکھاؤ گے؟ یہاں لوگ ہر کوئی چیز جانتے ہیں. نیشنل کانفرنس کا دعویٰ تھا کہ گاندربل کو چھوٹا لندن بنائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اس میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیے ہر کسی نے اپنا اپنا رول کیا. جب وہ ٹائم آئے گا, چاہے پی ڈی پی کے قاضی محمد افضل مرحوم تھے, انہوں نے بھی اچھا کام کیا گاندربل کے لیے. چاہے فاروق صاحب آئے, عمر صاحب آئے, شیری کشمیر سے لے کے جبار صاحب, چاہے وہ تو کنگن کے ایم ایل اے تھے شیخ جبار میرے والد, لیکن گاندربل کے لیے ہر کسی کا کنٹریبیوشن رہا. چاہے ہمارے شیخ غلام رسول صاحب تھے ایم ایل سی, چاہے علی محمد واقورہ صاحب, اللہ ان کو بھی مغفرت کرے, ان کا بھی ایک رول رہا. تو ابھی کہنا کہ کس نے کیا کہ وہ تو لوگوں کے سامنے ہے. میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے کہنے سے بہت فرق پڑتا ہے نیشنل کانفرنس.
नहीं, मैं कहूँगा नहीं इस पे, वो लोग खुद फैसला करेंगे क्या किसने क्या किया। मैं तो ये भी फिर दावा करूँगा जो 30 साल में नहीं हुआ वो इशफाक जबार ने किया। इशफाक जबार की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब तक थे तब नहीं चलती थी, आज कैसे इतनी चलती? तब भी चलती थी। जब मुफ्ती साहब यहाँ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैंने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोका, वरना यहाँ साइसे हुई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 95% आपके गांधरबल से गई थी। और वो बहुत बड़ा उसके पीछे एक राज है जो एक वक्त पे मैं बताऊंगा कौन लोग थे उसके पीछे, किन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और फिर हमने उसको कैसे रोका। अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आपको डर है कि किसी चीज का? देखिए अभी टाइम नहीं है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ही शामिल नहीं, नेशनल पीडीपी या कोई वो पार्टी की बात नहीं है, लेकिन अभी मैं कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जब वो अप्रोप्रिएट टाइम आएगा मैं खुद बोलूँगा किसका क्या रोल रहा है और कौन लोग हैं जो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्दी लगा के कहाँ घूमते और कहाँ कहाँ उनका और कहाँ मुंह लगाते। और जब हम डिटेंशन में थे वहाँ कौन लोग हॉस्पिटल के बहाने निकलते थे और कहाँ जाते थे वो भी हमें पता है। मैं भी 10 महीने बंद रहा 370 को लेके। जो आज दावा करते हैं कि हमने ये किया वो तो नहीं। मेरे भी बच्चे छोटे थे, वो भी बेचारे दर बदर की ठोकरें उन्होंने भी खाई, मेरे फैमिली ने, तभी तो हमें किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जो लोग वहाँ से और कौन लोग थे जिनको 1 महीने के बाद ही कहा था कि आप निकलो जहाँ जेल से, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा और लोगों को छोड़ो। वो वक्त आने पे खुद आपको सामने आएगा कि किसका क्या रोल रहा और कौन लोग थे जो जेल में भी कनेक्टेड थे, हम तो नहीं थे। और कौन लोग, बड़ी बात है इशफाक साहब, अब्रॉड फोन करते थे, कहाँ कहाँ बड़े बड़े नेताओं को फोन करते थे, वो भी हमें पता है। खैर एक और सवाल रहेगा, आपने लोगों से खिताब करते हुए एक लोगों के जलसे में कहा कि अब से इशफाक जबार जो है वो ईमानदारी से काम करेगा, इसका मतलब क्या समझे कि इशफाक जबार साहब ने इससे पहले अच्छे से काम नहीं किया? ये मैंने कभी नहीं कहा कि ईमानदारी, मैंने यही कहा हमेशा, इशफाक जबार की किताब एक खुली किताब है, इसको कोई भी चौराहे पे पढ़ सकता है। जितनी ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ लाई, जब मैं आया यहाँ CDF के लिए 10% ये लेते थे, क्या कहते हैं उसको, कमीशन 10% के हिसाब से यहाँ मैंने आते ही कहा वो खंजीर के बराबर है जो लेगा। मैंने आम लोगों को दिया। मेरी क्यों लोगों को, देखिए जो लोग यहाँ उमर अब्दुल्ला के नाम पे या फारूक अब्दुल्ला के नाम पे जिन्होंने अपने बच्चे नौकरियों में लगाए, अपने ख़ानदान के बच्चे लगाए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या गरीब लोग थे उनका नहीं सोचा, उन लोगों की दुकानें इशफाक जबार की वजह से बंद हो गई। मैंने आम लोगों तक इंसाफ किया, मैंने CDF हर जगह दिया और किसी उन चीज़ों को मैंने बंद कर दिया। कहते हैं इशफाक जबार NC की वजह से। जो भी है, पार्टी तो पार्टी होती है, हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन इशफाक जबार की पहचान शेख जबार भी है। जबार क्यों मेरे साथ लगा है, मैं शेख जबार का बेटा हूँ और गांधरबल के अवाम को पता है कि शेख जबार का क्या रोल रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाने वाला कौन था गांधरबल में? शेख जबार। तो इशफाक जबार, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आप खुद समझ जाओगे किसका क्या रोल रहा है। तो इस वजह से हमने यहाँ इंसाफ किया। मुझे जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना गांधरबल का, मुझे उमर साहब ने ज़बरदस्ती उस वक्त बनाया असेंबली जम्मू में। अब हटाया क्यों फिर? सुनिए ना, जब उन्होंने, मैंने 1 महीना नहीं माना, मैंने कहा मियाँ साहब को बना दीजिए। उसने कहा वो सीनियर है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, किसी और को बना दीजिए, मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उस वक्त बनाया। और जब मैं बना, अल्लाह मगफिरत करे मरहूम शेख नज़ीर साहब को, उन्होंने मुझे बुला के लिया। वो इस दुनिया में नहीं है, वो अब हम अभी भी इस झूठ की दुनिया में। उन्होंने मुझे कहा अब आप बने हो, लेकिन जब आप गांधरबल के दफ्तर में जाओगे उसको पहले गस्ल देना फिर अंदर जाना। ये हालत थी उस दफ्तर की। जब मैं आया, हमने 5 गाना नमाज वहाँ कायम की, रोज़ों में बाज़ जमात नमाज पढ़ते थे, और माँ ही आती थी, बहन ही जाती थी, और वहाँ पे एक मतलब हर किसी को घर का माहौल लगता था। तो ये वही इशफाक जबार है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओहदे से क्यों उतारा गया? मेरे लिए कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मायने नहीं रखता है। मैंने खुद उमर साहब को कहा, मैं घर गया उनके, मैंने कहा जिसको आपको रखना है आप रखिए, मैं खुद बिठाऊंगा कुर्सी पे। मुझे तो इशफाक जबार थोड़ी कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक ही महदूद है।
हमें तो उस वक्त भी उमर साहब ने कहा था आप बैठो, मुझे कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जो हदबंदी कमीशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंसियां बिखर गई हैं और आधी कट होकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेल खाती हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इलेक्शंस में डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से? ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कौन है कौन नहीं है। इशफाक जबार के बगैर कोई गांदरबल में ऐसी हस्ती है जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को संभाल सके? देखिए, ये हमारा काम नहीं है, पार्टी लीडर का काम है। फारूक साहब फैसला करेंगे, उमर साहब फैसला करेंगे कि किसको गांदरबल से लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा इशफाक साहब, आखिरी सवाल रहेगा कि इलेक्शंस के लिए क्या इशफाक जबार साहब तैयार हैं? बिल्कुल। मैं तो 24 घंटे इलेक्शन के मूड में रहता हूँ कि आज ही नहीं है, 2000 किसी भी वक्त हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो रेडी है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना वादा पूरा करे, जितना जल्द हो सके यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ख़राब है। यहाँ इस वक्त लोगों में काफ़ी एक बहुत बड़ा गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में। अब डीसी बेचारा कहाँ कहाँ दौड़े एक बंदा, तो डीसी का भी एक, हम नहीं कहते वो नहीं काम करते, वो भी अच्छा काम, लेकिन एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ लोग जुड़े होते हैं तो लोगों की एक एक्सेस रहती है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अवामी हुकूमत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारा यही है कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए और यहाँ इलेक्शंस बहुत जितना जल्द हो सके हो जाने चाहिए, ताकि चुने हुए नुमाइंदे आए और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन पे काम हो। आने वाले इलेक्शंस में इशफाक साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। खैर, जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब इशफाक साहब की जानिब से जो हमने लिए, और आते इलेक्शंस में किस तरीके से देखते हैं ये ख़ुद को, और क्या कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ थे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या इख्तलाफात थे इशफाक साहब के, वो भी हमने समझने की कोशिश की। मगर ये साफ तौर पर ज़ाहिर है आते इलेक्शंस में यानी कि इंतखाबात में इशफाक साहब डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। मगर इनका ये भी कहना है कि मगर इनका ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जो अंदर से इक़्तिदार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इख्तलाफात जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।